तो ये चैप्टर 3 पार्ट में है। वर्क डन पहला पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट रहेगा एनर्जी और तीसरा पार्ट रहेगा पावर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होगा वो होगा अपना वर्क डन, और उसके बाद है एनर्जी, और तीसरा पार्ट सबसे छोटा है पावर। सबसे बड़ा जो पार्ट है ना बच्चों, ये यही है, एनर्जी वाला पार्ट, बीच वाला। ठीक है, वर्क डन के बिना आप एनर्जी नहीं पढ़ सकते, तो हमें वर्क डन पढ़ना होगा, फिर हम एनर्जी पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ने वाले हैं पावर। वर्क डन में मैं आज का लेक्चर दूंगा, शायद आधा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर भी लूँ, और फिर एनर्जी में जाएगा 1 2 3 कम से कम लेक्चर। ठीक है, उसके बाद एक लेक्चर पावर को, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो 4 से 5 लेक्चर लगने वाले इस चैप्टर को। फिर अगला मैं पढ़ाऊँगा सर्कुलर मोशन, और फिर सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, वो सब मैं एक ट्रैक लेके चलने वाला हूँ। सेकेंड ट्रैक में आपका हीट थर्मो चालू होगा। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क डन आप जानते हो क्या होता है? हाँ बोलो बोलो, जो भी जानते हो बताओ। कुछ तो जानते होगे वर्क डन के बारे में, क्या है, कहाँ से आया? हाँ बोलो, ऐसे से क्या बोलो। कुछ अंदर से बोलना चाह रहे हो, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत। नहीं बोलोगे? घर से कसम खा के आए हो, मम्मी कसम आज नहीं बोलूंगा मैं। चलो पाप नहीं लगेगा, बोल दो। कोई नहीं बोलेगा? कभी नाम सुना, काम किया है कभी? तो बताओ ना, काम कैसे करते हैं? चलो तुम बताओ। उसको क्यों देख रहे हो, मैं पूछा यार। नहीं बोलोगे? आप भी नहीं बोलोगे? नहीं? ऐसे मतलब क्या? कभी नाम ही नहीं सुना वर्कडन का? क्या सुना उसके बारे में? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या सुना था? एनर्जी क्या होती है? वही जो काम करते हैं वही एनर्जी होती है, और जो एनर्जी करते हैं वो काम होता है, खत्म। एनर्जी यूज करेंगे तो वर्क डन, वर्क डन करेंगे तो एनर्जी। क्या बढ़िया सिस्टम है, खत्म। फालतू में उसको चार लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ, 2 मिनट में खत्म कर दिया आपने तो। हाँ भाई, बोलो बोलो, आप बोलिए। हीरो? नहीं, बोल मत देना कहीं ऐसे बोलने से मैं जान ना जाऊं कि आपको बोलना भी आता है। जान के कितनी बुरी बात है, अगर मैं जान गया कि आपको बोलना आता है, कितना अजूबा हो जाएगा, 8वां अजूबा। बोलना मत इसीलिए। हाँ हाँ बोलो, सही बोलो, बोलो। हाँ तो वर्क डन हुआ क्या? तो मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है, पुश वर्क डन है, पुल वर्क डन है, सब एक साथ? मतलब चाहे धक्का मारूं, चाहे खींच लूं, चाहे लटका दूं, सब वर्क डन हो गया। चलो, चलो कुछ हद तक तो कुछ, अब मुझे गलत सही कुछ भी बोलो, बोलो तो ऐसे प्रवचन थोड़ी चल रहा है सुन के खाली हाथ जोड़ना है, लास्ट में शंख बजेगा, हाथ जोड़ के घर चले जाओ। आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है। क्या 21 लोगों की सलामी, बोलना मत। तुम भी नहीं बोलोगे? क्या बोलूं? अपना नाम ही बता दो, चलो एक पोएम सुना दो, एक पोएम सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बहुत सही, उसी लायक हो गए हो लगता है। बैठो, हमारा बेटा पढ़ता है। अब भी नहीं बोलेंगे क्या? अच्छा,
आप तो वो बोल दे, तुम्हारे हिस्से को ही बोल दिया वही। हाँ मैम, मेरी तरफ देख लो, बोलो। नहीं, मत बोलना, पाप लगता है। हाँ आप बताओ। नहीं बोलोगे? अरे देखो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी बोल दो। कोई नहीं बोलेगा इधर। नहीं, फोर्स रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड फोर्स तो फोर्स होना चाहिए ना। द फोर्स रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? आप क्या क्या चाहिए आपको? फोर्स ना, तो फोर्स चाहिए तो फोर्स ही होगा ना। तुम फोर्स का वो दिमाग तुम्हारा सही लग रहा है, फार्मूला पता है? वही बता दो, मैं समझ जाऊंगा। हाँ तो क्या हुआ, इसको कैसे बोलोगे? यही तो मैं कब से पूछ रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सिंपल ही डेफिनेशन है। मैं वही कब से पूछ रहा हूँ। क्या अभी क्या बोला मैंने? हाँ यही पूछा था। अब तुम बताओ। अभी मैंने बता दिया। डिस्प्ले ए पंचायत। हाँ बोलो बोलो। ओके, और कोई? अब बोल दो यार। हाँ, डिस्प्लेसमेंट डन बाई फोर्स, वही है। इसको पता था, और अभी मैं लिखूंगा तो मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन तुम घर से कसम खा के आओ, मैं बोलूंगा ही नहीं, क्या कुछ भी हो जाए। और मुंह खोलूंगा ना तो ऐसा खोल दूंगा कि सामने वाला उसका कान ही ब्लास्ट हो जाए सुनने के बाद। तुमने सुना नहीं है, वर्क डन होता है F×S। F का मतलब फोर्स, S का मतलब, अरे इनटू का मतलब प्रोडक्ट होता है भाई, सीधा बोलना था। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ये पढ़ा है ना, इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, आप सब जानते हैं, लेकिन आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। थोड़ा पढ़िए, मन लगाइए, ठीक है ना। पता होने के बाद नहीं बताते हो तो वो बुरी बात है। डरते हो पता नहीं क्यों। कोई यहाँ तुम्हें तलवार लेके बैठा हो कि काट डालूंगा नहीं बताया तो? काट तो वैसे भी दूंगा नहीं पढ़ोगे तो। देखो क्या है ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement along the direction of force is called work done। सुन लेना, मैं खूब समय दूंगा लिखने को। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अगले 4-5 लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। डेली आना है, चाहे पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आप डेली आइए। एक भी लेक्चर छोड़ दिया तो शायद पूरी फिजिक्स समझ में ना आए। मैं क्लियर वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी अगर आपको नहीं आई तो फिजिक्स के हर पार्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अक्ल से भी यहीं पे रहना है आपको, दिल दिमाग से सबसे यहीं रहना है। ऐसा नहीं दिल यहाँ बैठा है दिमाग कहीं घूम रहा है। दिमाग को भी दिल के साथ अलाइन करो, होता नहीं है जल्दी, उसके लिए तुम्हें एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और मस्ती नहीं। देखो मैं पीछे वालों को इसलिए बोलता हूँ ना, मुझे अनुभव है पीछे का। मैं 4 साल वहीं बैठता था, सेकंड लास्ट बेंच पे, तो मुझे पता है कि लास्ट बेंच वाले क्या बोलते हैं और सेकंड लास्ट वाले क्या रिप्लाई करते हैं। इसलिए दोनों बेंच पे जो भी बोलते हैं ना, तो वैसे मुन्न मुन्न करोगे ना, वो भी हाँ आवाज़ आ जाएगी। तुम्हारी विस्परिंग भी बता दूंगा तुम क्या सोच रहे हो। वहाँ बैठ के अनुभव ले चुका हूँ, तो बोलना मत, पहले वही लोग फंसते हैं। अब मैं पूरा जोड़ा ख़त्म कर दूंगा। जो तुम्हारे यहाँ कपल बन के बैठे हो ना, 6 के 6,
अगर आवाज आई सबको सबका ब्रेकअप करवा दूंगा मैं, फिर सबका ब्रेकअप होके नया नया पैचअप कराऊंगा, इसलिए बोलो मत। चलो, तुम खुश हो गए क्या, तुम्हारा नाम आ गया? तो एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए पर है, एक ब्लॉक, अगर मैंने इसको एक ऐसे फोर्स दिया एफ, कितना फोर्स दिया एफ, तो बच्चों एफ फोर्स अगर मैं ऐसे दे रहा हूं तो ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा इस फोर्स की वजह से, और आगे बढ़ के ये ब्लॉक यहां पहुंच गया होगा बी पॉइंट पे। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है एस। क्या है डिस्टेंस? अब वर्क डन अगर मुझे लिखना है तो एक बात बताओ, अभी हमने क्या लिखा? द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फोर्स एंड फोर्स किधर लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर है? क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? कहने का मतलब है कि वो वाला फोर्स लेंगे और वो डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो एक ही डायरेक्शन में हो, उनका डायरेक्शन चेंज होना नहीं चाहिए। क्या यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है? तो क्या मैं इनको लिख दूं एफ एस? लिख सकता हूँ क्या एफ एस? अच्छा, और इस सवाल को थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूँ कि ये एम ब्लॉक का, एम मास का ब्लॉक है, ये ए है, अब की बार मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ थीटा एंगल पर। बच्चों के खिलौने गाड़ी देखी है ना तुमने, और रस्सी बांध के ऐसे खींचते हैं, तो क्या गाड़ी ऐसे हवा में ऊपर आती है क्या? वो तो ऐसे नीचे आगे जा रही है। वही गाड़ी है ये, ए पॉइंट से चल के कहाँ आ रही है ये? पॉइंट बी पर, और ये फिर डिस्टेंस है कितना? एस। इसमें वर्क डन क्या लिखोगे? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। मुझे चाहिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है? तुम दो काम कर सकते हो, या फोर्स का एक कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या फिर डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट ले लो फोर्स की डायरेक्शन में। अगर मैं फोर्स का ये कंपोनेंट लूँ तो क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। तो क्या मैं यहाँ लिखूँ तो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो एफ कॉस थीटा है, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अरे यार ये कुछ कुछ तो देखा देखा सा लग रहा है। कैसा? एफ डॉट एस जैसा कैसा लग रहा है ये? तुम फिर बोले पीछे घूम के, परमानेंटली इसे यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दूँ क्या? तो पीछे देखते रहो, ये मुंह यहाँ, दांत ऐसे ऐसे यहाँ आ जाए, इमेजिन को अच्छा लगेगा। तो ये क्या बनेगा? ये एफ डॉट एस। तो वर्क डन का कोई डेफिनेशन पूछो तुमसे तो क्या बोलोगे? डिफाइन कैसे करोगे? वर्क डन इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखता ना तो ये भी वही आता। यहाँ एफ और एस के बीच में कितना एंगल है? दोनों पैरेलल है, 0 डिग्री। कितना है? तो अगर मैं लिखता एफ एस कॉस 0 तो भी यही आता, कॉस 0 की वैल्यू। ठीक है ना? तो यहाँ से मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ इसका एक और, कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ
बराबर। यूनिट क्या होगी बोलो, देख के तो समझ में आ रहा होगा। यूनिट न्यूटन मीटर। यूनिट का मतलब फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। 1 न्यूटन मीटर को बोलते हैं 1 जूल/SI यूनिट। ये जूल है, जूल जी। आर्सेनट जूल करके एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे यूनिट बनाई गई है। ये SI में आया। हाँ, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर हो गया? 1 जूल के। ये कौन सा यूनिट है? SI। CGS में क्या है? इन CGS न्यूटन की जगह डायन आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? ERG। अच्छा, और एक और रिलेशन भी है। 1 जूल जो होता है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। क्वांटिटी कैसी है ये? अरे अब तो बोल दो, डॉट प्रोडक्ट तो कैसी क्वांटिटी होगी ये? स्केलर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी देता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा? स्केलर। क्या मिलेगा? ये हुआ एक पार्ट जो वर्क डन है। अब दूसरा पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? तो कैलकुलेशन कैसी होगी वर्क डन की, ये देखो। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया हूं आपको तैयार करने के लिए। वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है तो वर्क डन निकालने के ये 3 तरीके होते हैं। एक तो आपको जो एक चीज समझो, काम हम लोग कभी करते ही नहीं है। काम कौन करता है? फोर्स। यहाँ जितना भी लिखा है ना, देखो मैंने फोर्स लिखा है। काम कौन करता है? फोर्स। अब ये फोर्स कैसा हो सकता है? या तो कांस्टेंट होगा, या तो वेरिएबल होगा, या फिर ग्राफिकल होगा। तीनों केस में आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, अगर मैं कांस्टेंट फोर्स में बात करूं तो इसमें वैरायटी आती है। पहले 3 याद करने वाली वैरायटी है। पहला, वो पूछते रेंज ऑफ थीटा फॉर विच वर्क डन इज पॉजिटिव। एक बार बताओ, वर्क डन क्या आया है? FS cos थीटा ना। क्या आप फोर्स चेंज कर सकते हो क्या एक बार लगाने के बाद? क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? भाई अगर मैंने इसको खींचा तो ये एक फोर्स लगा रहा हूँ, वो तो फिक्स्ड है ना, वो डिस्प्लेस्ड होगा वो भी फिक्स्ड है। लेकिन वो फोर्स मैं किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ? 5 मीटर का फोर्स मैं ऐसे खींच रहा हूँ, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, डिपेंड करेगा कि कौन से डायरेक्शन में मैं खींच रहा हूँ। सही बात है क्या? तो क्या डायरेक्शन अगर मेरी, इसके मोशन की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन दोनों एक ही हो जाए तो तेज चलेगा। अगर मेरे खींचने की डायरेक्शन और इसके मूव करने की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर हो तो इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं इधर खींच रहा हूँ, तू आगे जा रहा है, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, कुछ होगा क्या? वो ऐसे जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है। W की वैल्यू FS cos थीटा है। F को तो हम नहीं बदल सकते ना, मेरी मैक्सिमम कितनी औकात है मुझे पता है।
उसको तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने फोर्स लगा दिया तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया कि वो तो रहेगा ही रहेगा। वो तो रहेगा ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी। क्या चेंज कर सकते हैं? जैसे ये है, इसको मैं ऐसे खींचूं, ऐसे खींचूं, ऐसे खींचूं, ऐसे खींचूं, कैसे भी खींचूं, अगर एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं तो डिस्प्लेस तो करेगा ही करेगा। और ये ऐसे खींचूं, ऐसे खींचूं, ऐसे, इन सब में क्या फर्क पड़ेगा? थीटा की वैल्यू चेंज होगी। और पॉजिटिव रखने के लिए क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर कांस्टेंट रखता हूं तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब पॉजिटिव वर्क डन के लिए क्या इस फार्मूले से ये कॉस थीटा ही पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी मैं ले रहा हूं ना पॉजिटिव। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और फोर्थ। हमें फर्स्ट ही मानना होगा ना, क्योंकि फोर्स मतलब नीचे से पहला। फोर्स मतलब क्या होता है? नीचे से पहला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो थीटा की रेंज क्या होगी? थीटा की वैल्यू 0 से शुरू होकर के π/2 तक जाएगी। हाँ, लेकिन π/2 से ये वैल्यू कम होनी चाहिए। π/2 से ये वैल्यू बढ़ गई तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। सही बात है क्या? दूसरा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा? cos पाई कितना होता है? -1। cos 180 -1 होता है। तो ये नेगेटिव वर्क डन। तीसरा पार्ट आएगा इसमें, जीरो वर्क डन कब होता है? थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। करेक्ट ना? इसमें एक और वैरायटी आती है कि इफ फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप ये ऐसे मान लो फोर्स भी आई कैप जे कैप के कैप में दिया है, तो वर्क डन कैसे लिखते हैं? इनका डॉट प्रोडक्ट, कभी भी आई कैप जे कैप के कैप में दिया हो तो क्या करना है? इनका डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? बताया मैंने। डॉट प्रोडक्ट करने का क्या तरीका है? क्या? हाँ, तो कैसे करेंगे? इसमें डॉट है। हाँ, आई कैप को आई कैप को, जे कैप को जे कैप से, और के कैप को, तो क्या ये बन जाएगा एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या किया है मैंने? नोट करो, फिर इधर करूंगा, फिर वेरिएबल फोर्स लिखूंगा। इसको लिखो, मैं आया। हाँ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, चलाना मत। वॉशरूम नीचे अपना भी खराब है और ये नीचे वाले में पानी नहीं है। नहीं, अभी पानी आ रहा है नीचे वाले में ना। वॉशरूम में आ रहा है। अब अभी आप गए तो उसमें आ रहा है। वॉशरूम में हमें अभी सुबह कैसा नहीं आ रहा था, मतलब 12 बजे। हाँ हाँ, बाहर वाले आ रहा है, बाहर वाली किसमें आ रहा है? हाँ, रुको मैं आ रहा हूँ। हाँ, इनको देखना, चिल्लाए ना। चालू ही रहता है क्या? मैंने कहा अभी अंदर जा रहा हूँ, वहाँ की आवाज़ आने लगेगी। ये इसमें नहीं लग पाता अच्छे से।
हाँ ये हो गया लिख के बच्चों। देखो वेरिएबल फोर्स में क्या होता है, अगर ऐसा आए कि इफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और अ फंक्शन ऑफ वाई और अ फंक्शन ऑफ जेड, मतलब क्या है, यहाँ पे सारा फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ पे फोर्स में ऐसा आएगा, अगर फोर्स दिया हो 2x² + 3x, x चेंज करोगे क्या फोर्स चेंज हो रहा है, ऐसा आए तो हम क्या करते हैं, वर्क डन लिखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ f dx, या ऐसे लिखो f एज अ फंक्शन ऑफ x dx, x इनिशियल से x फाइनल, या फिर f अ फंक्शन ऑफ y dy, मतलब y होगा तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और x हुआ तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, z हुआ तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। एक ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा क्या आता है, दूसरा पैटर्न है इसमें कि अगर फोर्स ऐसा आ जाए, अ फंक्शन ऑफ x i कैप प्लस अ फंक्शन ऑफ y j कैप अ फंक्शन ऑफ z k कैप, देन मतलब i कैप j कैप k कैप में फोर्स दिया हो तो वर्क डन लिखते हैं, x वाले को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y वाले को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और ऐड कर देना है सबको। z इनिशियल से z फाइनल। तो ये दो फंक्शन वेरिएबल फोर्स में होते हैं, तीन कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट में, और लास्ट है मान लो ऐसा दिया हो ये x और f, तो इसमें पूछूं वर्क डन क्या होगा, तो ऐसे पूरे का वर्क डन लिखना है तो आप लिखोगे एरिया अंडर कर्व। एरिया निकालना आपने काइनेमेटिक्स में सीखा है ना, वो एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो वर्क डन मिल जाएगा। ये तीन कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, नोट करो, ये ले लो, ये रख दो। इफ फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5k कैप, सॉरी 3j कैप 5k कैप is acting on a body of mass 2 kg, due to this it displaces from 1,0,1 meter to 2,3,4 meter। फाइंड वर्क डन, ट्राई करो। पहला सवाल तो आप सबने कर ही लिया होगा। देखो जब आई कैप जे कैप के कैप में दिया है तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा अपने को, ये वाला फोर्थ वाला जिसमें आई कैप जे कैप के कैप है और कांस्टेंट, बस आवाज बंद, ये सारे फोर्सेस कांस्टेंट हैं। तो यहाँ भी देखो 2, 3 और 5 ये सब कांस्टेंट है ना, क्या होता है F डॉट एस, तो मुझे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना पड़ेगा, और ये क्या होता है R फाइनल वेक्टर माइनस R इनिशियल। जब भी ऐसा है कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखूंगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4, अरे बोलो, 1i कैप 0j कैप 1k कैप
माइनस करो क्या आ जाएगा 2 - 1 प्लस 3 जे कैप प्लस 3। तो वर्क डन क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है और एफ में आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो आई कैप को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जे कैप के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और के कैप के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 + 9 + 15 कितना होता है, आओ देखो। सेकेंड में ग्रेविटी ऐसे नीचे लग रही होगी और ये कितना है 50 mg। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऐसे पीछे, कितना होगा μn। और नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे ऊपर, नॉर्मल की वैल्यू भी कितनी है 50। FBD आता है ना, तो μn लिखोगे तो ये F हो जाएगा 0.3 टाइम्स ऑफ 50। क्या ये आ गया 15 न्यूटन, हाँ कि ना, ठीक। अब पहला सवाल बोला है वर्क डन बाई ग्रेविटी। एक बात बताओ, ग्रेविटी क्या ऐसे नीचे लग रही है, क्या डिस्प्लेसमेंट इधर है, थीटा कितना आया इनके बीच में 90, और यहाँ हमने लिखा है जब थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन 0 होता है। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा। दूसरा किसका पूछा है, नॉर्मल। तो नॉर्मल ऐसे ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, अभी भी ये कितना है 90। तो नॉर्मल का भी वर्क डन कितना हुआ 0। वर्क डन का मतलब क्या है, थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो आप बताओ 0 वर्क डन किसको बोल रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय 0 वर्क डन। क्या फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है लेकिन उस फोर्स की वजह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे तुम ऐसे बैठे हुए ऐसे आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें मैं ऐसे पकड़ के उठाने की कोशिश करूं, तो ऐसे उठाने से तुम्हारे आगे बढ़ने का कोई रिलेशन तो नहीं है ना, है क्या है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो वर्क फोर्स जो है तुम्हारे वर्क डन में तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है। थर्ड क्या पूछा है उसने, फ्रिक्शन का वर्क डन। एक बात बताओ बच्चों, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, क्या पीछे की तरफ लग रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट इधर है, क्या ये एंगल 180 डिग्री हो गया। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या लिखोगे, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। एक बार बताओ कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, और ये जो फ्रिक्शन है इसका कितना, ये 15, डिस्प्लेसमेंट 5 cos 180, दिस इज द वर्क डन बाई फ्रिक्शन -75। कितने लोग सही थे इन तीनों में, कहाँ गलती कर दिए, रिफिल कहाँ गलती हुई। तुम्हारा नाम क्या है यार, नाम क्या है तुम्हारा, चिन्मय। तो अब तुम्हारा नाम नया नाम बन गया रिफिल, अब पूरी तुम 2 साल रिफिल रहोगे। अगर जो हंसा मैं नाम रख दूंगा, फिर उसी नाम से बुलाऊंगा। कुछ भी नाम हो सकता है तुम्हारा। फिर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स तो इधर है 20 और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यही तो वर्क डन की डेफिनेशन होती है, अलोंग द सेम लाइन। तो ये 100 हो गया। लास्ट वाला ट्राई करो, उसमें फ्रिक्शन का वो ब्लॉक ओवर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, बहुत टफ है क्या। यस सर, कौन था,
पैदल हो गए हो दिमाग से तुम लोग यार। इसका भी कोई सर्टिफिकेट बनना चाहिए था, मेंटली हैंडीकैप्ड बंदों का। हाँ, 10% वालों को अलग कोटा, 20 वालों को अलग, और जो ऐसा जवाब दे उनको 100% कोटा होना चाहिए। IIT में जाओ, जो भी बोला हो उसके दिमाग का रिसर्च किया जाए, अनयूज्ड ब्रेन कैसा होता है। अभी करो मस्ती में, सही में लास्ट में वाइवा ले लूंगा, फिर रोना मत, और यही सब पूछूंगा कोई भी सवाल उठा करके, और बोर्ड पे सॉल्व करना पड़ेगा। और कोई ये नहीं बोलेगा सर मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैं रैंडम किसी को भी उठाऊंगा। रिफिल, समझ रहे हो बच्चों? देखो ये सवाल मैंने इसलिए दिया है, बस अब मस्ती बंद कर दो। ये एक्चुअली थोड़ा सा टफ सवाल है, ये जानबूझ के मैंने दिया है। दो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है पहले फ्रिक्शन में। क्या आपको एक्सेलरेशन निकालना आता है ब्लॉक का? क्यों चाहिए उसके पीछे मैं बता रहा हूँ कारण क्या है। क्योंकि तुम्हें खाली पूछा है कि फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा इन 2 सेकेंड्स, तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? एक्सेलरेशन। और वो कैसे निकाल पाओगे? ब्लॉक ओवर ब्लॉक। ये मल्टी कॉन्सेप्ट के अच्छे सवालों में इनको काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन निकालेंगे ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम में। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये सब इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से लिखना, इसके अलावा तुम्हें कोई भी कैटेगरी नहीं मिलेगी। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। कैसे करते हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट, बताओ जरा ब्लॉक ओवर ब्लॉक में। आप ना, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, कभी भी ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले क्वेश्चन मिले तो आप उनको 4 अलग अलग स्टेप में बांट लिया करो। कितने स्टेप में? 4। स्टेप 1 में क्या करना है अपने को, मैं यहाँ लिख भी दूंगा सब कुछ। कैलकुलेट मैक्सिमम ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन है वो निकाल लो। कैसे निकालेंगे? तो ये ब्लॉक तो मेरा यही है ना, यहाँ पर नॉर्मल कितना आएगा? n, नीचे कितना आएगा? mg। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो म्यू n है इन दोनों के बीच में। म्यू की वैल्यू कितनी? 0.2। mg कितना? 50। 10। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी चल रहा हूं, दोनों साथ में ही कर रहे हैं हम। दूसरा स्टेप है कंसीडर बोथ द ब्लॉक्स as a system and calculate acceleration या कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब दोनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान लो। जब दोनों को एक ही मान लोगे टोटल मास कितना हो जाएगा? बेटा इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, अब जादू से वो गायब हो गया, इंटरनल फोर्स बन गया। जब दोनों के एक ही ब्लॉक बना दिया तो वो कैसा हो गया? इंटरनल फोर्स। उनकी कोई भी जरूरत नहीं है तो उसको हटा देंगे। अगर उस फोर्स को हटा दिया तो यहाँ कितना लग रहा है? 20। नीचे सरफेस पे फ्रिक्शन होता तो लगता है, यहाँ पे नीचे फ्रिक्शन है क्या? तो 15। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका? A इज इक्वल टू F/m। कितना आया? 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बार बार इतना लंबा तो लिखोगे नहीं, ये वाला स्टेप आप मन में कर सकते हो, ये भी ऑलमोस्ट मन में ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो स्टेप 3। थर्ड स्टेप कहता है
कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन to move the block which has no force or less force with acceleration in step 2। ऐसा क्यों बोला मैंने कि जब भी ये दो ब्लॉक वाले सवाल आते हैं तो या तो दोनों साथ में चलते हैं आगे या दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यही होता है ना। कैसे पता दोनों साथ में चलने के अलग अलग होंगे? कैसे पता चलेगा कि दोनों साथ में चल रहे हैं कि अलग अलग? यही तो ये जो थर्ड स्टेप देख रहे हो तुम भाई, 10 kg को आगे कौन चला रहा है? अलग अलग मान लो 10 के ऊपर क्या फोर्स लगा है, तो 10 को आगे कौन लेके जाएगा? 20। अगर 5 भी आगे जा रहा है, 5 पर कोई फोर्स देख रहे हो क्या? तो उसको आगे कौन लेके जा रहा होगा? फ्रिक्शन। अगर दोनों साथ में चल रहे होंगे तो उनका एक्सेलरेशन 4/3 या उससे कम होना चाहिए। सही बात है ना? दोनों साथ में चल रहे होंगे तो उनका एक्सेलरेशन 4/3 या उससे कम होना चाहिए। दोनों अलग अलग चल रहे होंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो दोनों साथ में होंगे तो यही एक्सेलरेशन होगा। पता कैसे करेंगे? सोचो ऊपर वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। उसको 4/3 से चलाने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए? तो अगर यही तो लिखा ना मैंने, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, कितना जरूरत है उसको टू मूव द ब्लॉक विच हैज नो फोर्स और लेस फोर्स। इन दिस केस वी हैव नो फोर्स ऑन अ बॉडी। हो सकता है उस पर कम फोर्स 10 लग रहा होता तब भी हम ये कॉन्सेप्ट करते। ठीक है, तो अगर वो बेचारा वो चल ही नहीं पा रहा है, लंगड़ा हो गया है, तो उसको चलाएगा कौन? फ्रिक्शन। यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ रिक्वायर्ड। क्या लिखा मैंने? टू मूव विथ एक्सेलरेशन इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या एक्सेलरेशन है बताओ? तो अगर मैं इसको 4/3 से चलाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा? एफ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना फ्रिक्शन चाहिए अपने को? 20/3। अब लास्ट स्टेप क्या है? ये ना अभी ये सवाल नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअली फ्रिक्शन का पार्ट था, मैं यहां तुम्हें बता रहा हूं खाली। लास्ट जो स्टेप है, स्टेप 4, ये कहता है इफ। भाई जरा देखो, पहले स्टेप में हमने क्या निकाला है? हमारे पास कितना फ्रिक्शन है? कितना है अपने पास? 10। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम गए कोई 5 रुपए की चीज ले रहे हो, तो 5 तो दे दोगे ना। अगर 10 रुपया तुम्हारे पास है और जरूरत 15 की है, तो क्या वो सामान ले पाओगे? क्या रिफिल ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। उसकी दुकान नहीं है तो नहीं ले पाओगे। उसकी होती तो एक बार सोचता मैं। तो अगर कम चाहिए होगा, मतलब 10 है और चाहिए 20/3, आसानी से मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बोलेगा ठीक है, दोनों साथ में चलते हैं आगे। लेकिन अगर सोचो 10 है यहाँ पे, मेरे पास है ही 10 और ये 15, 10 से ज़्यादा हो जाए। जब 10 से ज़्यादा हो गया तो बोलेगा भाई मेरी औकात के बाहर है, तो मैं अलग चलूँगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भी 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ जो लिखने वाला हूँ, इफ एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल टू एफ अवेलेबल, दे विल मूव टुगेदर। कैसे चलेंगे वो? साथ में। एल्स दे विल मूव विथ डिफरेंट वेलोसिटी। खत्म। तो पहले, सबसे पहले क्या करना होता है? स्टेप 1, चलो मेरे साथ बोलो, क्या करना होगा? पहले क्या निकालेंगे? तेज आवाज ही नहीं आ रही है, खाना नहीं खा के आए क्या?
फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, क्या निकालेंगे, अवेलेबल कितना फ्रिक्शन है। दूसरा क्या निकालेंगे, दोनों को एक ब्लॉक मान के एक्सेलरेशन निकालेंगे। तीसरा, जिस पे कम फोर्स है या जिस पर फोर्स ही नहीं है उसको कितना फ्रिक्शन चाहिए स्टेप 2 वाले ए से चलने के लिए। लास्ट स्टेप क्या है, अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन गिवन अवेलेबल फ्रिक्शन से कम है या बराबर है, दोनों साथ में चलेंगे, अदरवाइज दोनों। अब इस केस में रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, 20/3 और अवेलेबल कितना था अपने पास, क्या ये कम नहीं है, 20/3 इज लेस देन 10। तो अब मैं लिखूंगा यहां पे, इन दिस क्वेश्चन F required is less than F available, therefore they will move together। अब ये साथ में चल रहे हैं ना, साथ में यही एक्सेलरेशन होगा 4/3 and their acceleration will be 4/3। समझा क्या, ये बार बार थ्योरी बार आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, ये तो खाली इस केस में लिखे हो ना, दोनों साथ में चल रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं। अब मुझे ये मिल गया कि एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरे पास 4/3, तो फ्रिक्शन कितना होगा भाई 10। तो गलती क्या होती है पता है, बच्चे 10 ले लेते हैं, 10 तो है ना भाई, लेकिन हमने इस्तेमाल कितना किया। तुम्हारे जेब में 1000 रुपये पूरा इस्तेमाल करना कंपलसरी है क्या, 1000 पूरा खर्चा नहीं हुआ डांटेंगे घर वाले, ऐसा होता है। हाँ, कौन यहाँ अंबानी आ गया भाई कि जितना लेके निकलो शाम को खाली करके लौटना है, नहीं हो रहा है तो पैसे ऑटो वालों को दे दो। जितना इस्तेमाल किया वही फ्रिक्शन, तो इस्तेमाल कितना किए हो 20/3 ना, तो फॉर दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 20/3। अब देखो फ्रिक्शन मिल गया है अपने को। लास्ट भाई फोर्स तो मिल गया, फोर्स कितना है अपने पास 20/3, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही पूछा है ना, तो फोर्स कितना मिल गया 20/3। यार डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा, और दोनों ब्लॉक साथ में अगर चल रहे हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, और अगर वो अलग अलग चलते तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता। अब भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है, t हाफ 2 4/3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 या 4, s की वैल्यू 8/3 मीटर आ गया, 8/3। बस अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 5 kg, तो अगर 5 kg पे वर्क डन लिखोगे, जरा देखो आपका 5 kg वाला ब्लॉक यहाँ रहा है, ऐसे है कि नहीं, इसको आगे कौन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 नहीं 20/3, और ये डिस्प्लेस कितना हुआ है, इधर ही तो हुआ ना डिस्प्लेस 8/3 मीटर। भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 20/3 इंटू 8/3 मतलब 160/9 जूल। दिस इज द वर्क डन ऑन 5 kg ब्लॉक। 10 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वो किधर कर रहा होगा, सोचो। अच्छा, फ्रिक्शन का मेन काम क्या है आपको पता है, क्या चाहता है फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन। अरे पढ़ चुके हैं ना फ्रिक्शन यार, ऐसे क्यों देख रहे हो, बताओ क्या होता है फ्रिक्शन, रिफिल बताओ। तो लड़ाई होती है ना घर में, लड़ाई होती है तो क्या होता है, दो ही चीज होगा, एक पीटेगा और एक पिटेगा। जो पीटेगा उसको वो क्या करता है, जो अगर पीटा है उसको लगता है कि मैं ही बलशाली आदमी हूँ, जीत गया युद्ध, और जो हारता है वो रोता है। और मम्मी को खबर लगी, मम्मी आके क्या करती है, जो हंस रहा है उसको रुलाने की कोशिश करती है,
वही होता है ना, जो हंस रहा है वो पीटेगा, वो रोए, और जो रो रहे हैं थोड़ी चुप हो जाने दे। क्यों करेगा ना, दोनों को एक फेस में ला रही है, एक जगह आ जाओ कि जो रो रहा है ज्यादा कम रोने लगे, और तुम हंस रहे हो तुम रोना चालू कर दो, एक कम हुआ एक ज्यादा, दोनों एक जगह आ जाओ। क्यों करना चाहती हैं ऐसा? उनको क्या मिलता है? अगर तुम दोनों रोगे, ऐसा होगा तो आपस में हंसोगे खेलोगे नहीं, तो एक टाइम के बाद सेपरेशन आ जाएगा तुम्हारे अंदर, तुम उससे बात नहीं करोगे, वो तुमसे बात नहीं करेगा। मम्मी चाहती है कि दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे हो तो हंसते खेलते रहो, साथ में बने रहो। वही काम फ्रिक्शन करता है। और फिर से लड़ो ना। तुम्हारा छोटा भाई है बड़ा है, कौन है? छोटा है, मारता है, और मैं उसको लेके आऊँ, मैं उसको पॉइंट्स बताऊंगा कैसे कैसे मारते हैं। हाँ तो क्या होगा, मैं बता दूंगा कैसे मारते हैं, 5 साल तो बहुत होता है। तो कुछ नहीं, सुनो क्या है, वही काम फ्रिक्शन करता है जो मम्मी कर रही है ना। मम्मी का काम फ्रिक्शन करता है। कैसे? फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। क्या काम है फ्रिक्शन का? दो ऑब्जेक्ट को साथ में रखना। आप भूलना मत, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप भूल गए तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। क्या काम होता है उसका? इट वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स, to keep them together it may support or alter the motion of an object. To keep them together it may support or alter the motion of an object. साथ में रखना मेन काम है। अब जैसे ये दोनों चल रहे हैं, तुमने फोर्स किस पे लगाया है? 10 kg पे। 10 kg आगे जाएगा क्योंकि फोर्स लगाया तो आगे जाएगा। तुमने 5 kg पे कोई फोर्स लगाया क्या? नहीं लगाया। 5 वाला रोने लगेगा, मुझे छोड़ के चले जा रहा है ये। 10 वाला आगे जा रहा है, अगर 5 वाला रुका है तो रोएगा ना, वो मुझे छोड़ के जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा? रो मत। 10 वाले को पीछे खींचेगा, तो 10 की स्पीड क्या हो जाएगी? 10 पे पीछे फोर्स लगाएगा तो कम कर रहा है उसकी स्पीड। मीनवाइल वो उसी टाइम में 5 kg को आगे खींच लेगा। तो जो तेज चल रहा था उसको रोक दिया, और जो धीरे चल रहा है उसको क्या किया? खींच लिया। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां दोनों बराबर चलने लगेंगे। ये काम कौन करता है? फ्रिक्शन। तो किसको सपोर्ट किया? जिसकी स्पीड कम थी उसको सपोर्ट कर दिया, और जिसकी स्पीड ज़्यादा थी उसको अपोज किया। स्पीड कैसे समझ में आया? जिस पर फोर्स लग रहा होगा ऑफकोर्स उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो उसको रोकेगा, और जिस पर फोर्स कम लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसे भाई बहन है, अभी तो पिट जाते हो, अभी सब ठीक है। मान लो पति पत्नी है, अरे तुम लोग नहीं भाई, हंस रहे हो, अभी 15 साल के हो, नाबालिग हो तुम, अरे ड्रम, बड़ा अनुभव है ड्रम का, तब तक दीवार में चुनवाए जाओगे तुम्हारी उम्र तक, अभी रुके रहो, मस्ती मत करो, पढ़ाई करो। मैं कुछ बोल दूंगा, मैं ज्यादा तुमसे ज्यादा जितना तुम सोचते हो ना, मैं वो ज्यादा बकलोल आदमी हूँ। मैं क्लास में बहुत ही कुछ बोल दूंगा। तो हाँ, मैं अभी कितना तुमसे 2 साल छोटा हूँ, 13 साल उम्र है मेरी। चलो पढ़ो, मस्ती नहीं। अब मान लो, मैं ऐसा मान लो, खाली भगवान से प्रार्थना कर लेना ऐसा हो ना, मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई हो रही है, रोज रोज हो रही है। मम्मी क्या करेंगी स्टार्टिंग में मेरी, अगर मैंने गलती की तो मुझे बोलेंगी सॉरी बोलो, उसको बोलेंगी माफ़ कर दो, साथ में रहना है। मम्मी रोज ये काम कर रही हैं, लेकिन लड़ाई इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, कोर्ट तक मैटर पहुंच गया कि अब हम साथ रह ही नहीं सकते। तो मम्मी क्या करेंगी? मम्मी ऊब जाएंगी, मम्मी बोलेंगी अब मेरी लिमिट के बाहर है, अब जाओ मरो। यही होता है, यही है ना। फ्रिक्शन भी क्या चाह रहा है? मैंने ये नहीं बोला फ्रिक्शन करता है, मैंने ऐसा बोला क्या? मैंने बोला फ्रिक्शन चाहता है। मम्मी भी चाहती है साथ में रखना, फ्रिक्शन भी चाहता है साथ में रखना, लेकिन फ्रिक्शन की एक औकात होती है, एक लिमिट होती है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाम सुना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन उस लिमिट तक दोनों को साथ में रख लेता है। जैसे ही वो लिमिट एक्सीड कर जाएगी, फ्रिक्शन बोलेगा अब मेरी औकात के बाहर है, मैं इतना दे सकता हूं, तू इतने से चल। दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस लंबे से पोर्शन में, समझा? तो अभी यहाँ पर अब खैर वो तो अभी मैं फिर से बताऊंगा पूरा।
फिर इतना समझो, क्या फ्रिक्शन आपको समझ में आया है? क्या होता है फ्रिक्शन, बोलो। एक तो दो लोग बोलते हैं, बाकी लोग ऐसा कर लेते हैं, वो आवाज नहीं देते, राइमिंग कर रहे हैं बीच में। सब लोग बोलो। मैं एक एक लोगों से पूछूंगा फिर, इसलिए सब लोग सही सही बोलो। फ्रिक्शन वांट्स टू कीप, फ्रिक्शन वांट्स टू कीप ऑब्जेक्ट्स, नहीं टू ऑब्जेक्ट, और मतलब 10-20 ऑब्जेक्ट्स नहीं। फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विच आर इन कॉन्टैक्ट। और अच्छा बोलना है तो फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन, फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन, जोर से बोलो। हम भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। क्या चल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ जोर से बोलो, जय माता दी। आवाज नहीं आ रही इसलिए जोर से बोलना है भाई। क्या भाई तुम लोग सीख रहे के हो? फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन, अरे पूरा तुम लोग नहीं बोलोगे ना, आधा मुझे बोलना ही पड़ेगा। रट्टा मार के रखो ये। टू कीप देम टुगेदर, फ्रिक्शन में सपोर्ट एन ऑब्जेक्ट और, पक्का। अब यहाँ क्या हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है तुम बताओ? 10 kg किसके पास, कौन लाचार है? तो फ्रिक्शन क्या करेगा, 5 को आगे ले जाएगा। अभी दोनों साथ में ही चल रहे थे तो 5 को आगे ले जाएगा। देख लो यहाँ पे फ्रिक्शन 5 पर आगे लगा है, और किस पर फोर्स लग रहा है, 10 पर। तो क्या कहेगा उसको, बोलेगा उसको रोकेगा। कितना भाई, जितना इसको सपोर्ट कर रहा होगा उतना ही रोकेगा ना। ऐसा थोड़ी इसको सपोर्ट कम कर रहा है, इसको अपोज ज्यादा कर रहा हो। ये ऐसा इंक्लाइंड नहीं होता है एक की तरफ, दोनों पर बराबर उसका इफेक्ट आएगा। इस पे फ्रिक्शन पीछे आया, लेकिन हो क्या रहा है बच्चों, ये भी ब्लॉक तो आगे जा रहा है ना 8/3 से। अरे हाँ बोलो, क्या नहीं समझा? हीरो समझा? स्प्रिंग नाम है उसका, स्प्रिंग। आइए, तो यहां वर्क डन क्या आएगा, 20/3, 8/3 cos ऑफ 180, तो ये कितना, -160/9। अब एक चीज आप देख पा रहे हो, ये -160/9 है, ये +160/9 है। अगर दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए तो वर्कडन कितना, तो फ्रिक्शन एक सिस्टम में वर्कडन 0 करता है। यही इसीलिए इन दोनों कहाँ गया, अच्छा तभी इनको मैं 15 लिख दिया। सॉरी, और यहाँ फ्रिक्शन मैंने गायब कर दिया, क्योंकि जब इंटरनल फोर्स बने दोनों को एक सिस्टम बना दिया तो नेट वर्कडन कितना हो गया उसका, 0। जितने भी इंटरनल फोर्सेस बनते हैं उनका नेट वर्कडन 0 होता है। उनका नेट वर्कडन कितना होता है, छाप डालो। अब ऐसा मत करना भाई कि 5 बजा दो छापने में ही, जल्दी छाप लेना, एक आध कॉन्सेप्ट और पढ़ा दूँ। मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ना फ्रिक्शन का तुम्हें एक ओवरव्यू देता रहूँगा, क्योंकि तुम्हें फ्रिक्शन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे पूरा टॉपिक वही है। अब बताओ फ्रिक्शन क्या होता है, कीप्स नहीं, वांट्स टू कीप। कीप्स मतलब रखता है, कंपल्सन नहीं है रखेगा, उसके औकात में होना चाहिए ना। बोलो, सब लोग बोलो, फ्रिक्शन क्या है? हाँ, विच आर इन, हाँ, टू कीप देम टुगेदर, इट में अपोज एज वेल एज सपोर्ट, दोनों करता है। हाँ याद रखना ये। अब ऐसे सोते हुए भी कोई पूछे फ्रिक्शन तो यही बोलना, अपोजिंग फोर्स नहीं है फ्रिक्शन। क्यों रिफिल?